तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैं आपको काफी डीप लेकर जाऊंगा इस कोर्स में। बहुत से जो कोर्स करवा रहे हैं जो बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ बोल दिया बेसिक के बारे में, और मैक्सिमम तो है ना ये बोल देते हैं कि आप वहां से कर लेना, यूट्यूब से या वीडियो देख लेना, बुक पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो एक्चुअल जो चीज है ना वास्तु, वो बेसिक में ही है। और जिस दिन आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप अपने आप आपका बेस बन जाएगा। और उसके बाद आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपका हर एक जो केस स्टडी रहेगा टॉप का रहेगा, रिजल्ट आपको पता लग जाएगा कैसे मिलते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको हर बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा बेसिक से। तो सबसे पहले जानते हैं वास्तु क्या है, व्हाट इज वास्तु। देखो मैं पैटर्न वही रहेगा जो औरों का है, बस थोड़ा मैं अपनी जो स्टोरीज है ना वो बदल दूंगा। और इन स्टोरीज में क्या होगा कि एक्चुअल मीनिंग जो छिपा होता है वो मैं डिकोड करके दूंगा आपको, है ना। अब पूछते हैं वास्तु क्या होता है ना, वास्तु। वास्तु ऐसे बोल के वास्तु यानी जहां, मतलब वास यानी रहना और तू यानी आप, मतलब वो आपके रहने का स्थान यानी आपका घर, वास्तु। उसको वास्तु बोल के और वास्तु डेफिनेशन बना दिया। अब देखो ये बावड़ी है जो, और ये कुआं है। जो वास्तु के नियम है वो ये कहते हैं कि जब आप वास किसी भी बावड़ी का या किसी भी कुएं का, भवन का, कि और भी चीजों है जिनका आप निर्माण करते हो, उस वक्त आपको वास्तु के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उनको फॉलो करना है। तो बावड़ी में हम रहते हैं क्या, कुएं में रहते हैं। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी वास्तु करते हैं, उसमें रहते हैं क्या। तो वास्तु को इतना डिफिकल्ट वे में प्रेजेंट कर दिया। कहने के लिए वास्तु है कि तेरे रहने के लिए नहीं, लेकिन वास्तु अगर हम देखें तो वास्तु क्या है, आर्किटेक्चर, है ना। आर्किटेक्चर जो भी है, मेन चीज आर्किटेक्चर की है। जो भी एक बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जो रहता है, कोई भी चीज है, कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग ही, उसका जो डिजाइन होगा, जो उसका लेयर, मतलब जो उसका एलिवेशन होगा, वो वास्तु है एक्चुअली। अब वास्तु के आगे इसमें एक कहानी आती है वास्तु पुरुष की। कि वास्तु पुरुष की जो स्टोरी है उसके लिए देखो क्या था कि देवताओं और असुरों में ना युद्ध हो रहा था। अभी वास्तु को समझने के लिए पहले इस कहानी को समझना जरूरी है कि वास्तु एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए इस कहानी को समझेंगे। तो देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था। अब उस युद्ध, वो युद्ध इतना बड़ा हो गया जो युद्ध था, कि उसमें भगवान शिव को आना पड़ा। क्योंकि जो असुरों की तरफ से युद्ध कर रहा था अंधकासुर, और वो सब पर भारी पड़ रहा था। एट द लास्ट भगवान शिव को आना पड़ा। फिर भगवान शिव का जो युद्ध हुआ अंधकासुर के साथ, वो चलता ही रहा। फिर धीरे धीरे ये लोग मल्ल युद्ध पे आ गए, मतलब हाथों से, जैसे कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, वैसे युद्ध करने लगे। तो उस वक्त भगवान ब्रह्मा भी वहीं पे थे देखने के लिए कि भाई ये कैसा युद्ध हो गया। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है कि भगवान शिव को आना पड़ा। ठीक है, अब ब्रह्मा भी वहां पे खड़े हैं। अब भगवान ब्रह्मा कौन है, गॉड ऑफ क्रिएशन। इस बात को याद रखना, गॉड ऑफ क्रिएशन है भगवान ब्रह्मा। तो भगवान शिव और अंधकासुर में जब युद्ध हुआ, तो उनका पसीना जो उन स्वेटिंग होने लगी, तो पसीना गिरने लगा। इधर से अंधकासुर का पसीना गिरता, उधर से भगवान शिव का। अब भगवान ब्रह्मा वही खड़े हैं, वो देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि इन दोनों की पसीने जो गिर रहे हैं, बूंदे गिर रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर गिर रही है। तो उनके मन में कुछ विचार चला। किसके मन में, भगवान ब्रह्मा के मन में विचार चला कि जो देवता है पॉजिटिव एनर्जी है, जो असुर है नेगेटिव एनर्जी है, जब ये दोनों मिल गई तो क्या हो सकता है, क्या क्रिएट हो सकता है। ये भगवान के थॉट हो गए। जैसे ही भगवान ब्रह्मा के मन में ये विचार चला, तभी एक महाभूत, विशाल महाभूत वहां पर प्रेजेंट हो गया, खड़ा हो गया। और देखते ही देखते वो सभी देवताओं को, असुरों को खाने लगा। अब क्या हुआ कि सभी जो देवता थे और असुर थे, वो दोनों डर गए कि ये कौन आ गया। ठीक है, कि ये इतना बड़ा विशाल काय दिख रहा है, ये असुर भी हो सकता है। और वो असुर सोच रहे थे ये तो हमारा है नहीं, क्योंकि हमें भी खा रहा है। तो उनको लगा ये देवता है। तो दोनों परेशान होकर जाते हैं भगवान ब्रह्मा के पास। और फिर भगवान ब्रह्मा एकदम बिल्कुल जो साइड में खड़े होकर देख रहे थे, वो उपस्थित हो जाते हैं। और भगवान ब्रह्मा को देखकर वो जो
महाभूत था वो उनको प्रणाम करता है। ठीक है, वो प्रणाम करता है, और जैसे ही वो प्रणाम करता है तो ये सभी के सभी देवता और असुर उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, मतलब उसको गिरा के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो फिर वो भगवान ब्रह्मा से पूछता है कि भगवान, मैं आपकी क्रिएशन हूँ, ये सारी सृष्टि आपकी क्रिएशन है, तो ये मुझ पे ऐसे क्यों जुल्म कर रहे हैं? तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, तू बिल्कुल ठीक बोलता है, तू मेरी क्रिएशन है, तू मेरा मनस पुत्र है। एक्चुअल में ये घटनाएं आपको अगर लगेगा भाई काल्पनिक है या मैं कहानी बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ना छिपा हुआ यही है। छिपा हुआ इसमें क्या है कि ये क्रिएशन है भगवान ब्रह्मा की, क्योंकि क्रिएशन का लॉर्ड कौन है? भगवान ब्रह्मा। अब वास्तु पुरुष बोल रहा है कि मैं आपकी क्रिएशन हूँ, सारा जगत आपकी क्रिएशन है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भगवान ब्रह्मा बोले कि बिल्कुल तू मेरा मनस पुत्र है। अब मनस पुत्र क्या हो गया कि जो मन में आया और वो घटना घट गई। समझ रहे हो? मन में आया और वो घटना घट गई। अब यहां से समझो कि जो मन में आया वो मैनिफेस्ट हो गया यहां से ब्रह्मा के मन में, क्योंकि ब्रह्मा ने सारी सृष्टि को कैसे रचा है? जो मन में आया। आप देखो कोई भी बिल्डिंग है ना, उसका विचार पहले मन में आता है ना, फिर कागज पे, फिर क्रिएट। ये कितना बड़ा वो है मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए। पहले जो विचार होता है वो मन के अंदर आता है, फिर हम उसका प्रिंट, मतलब जो आजकल तो ड्राइंग है, ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसको एज बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। तो ये जो मनसपुत्र पैदा हुआ है, ये सेम वैसे ही पैदा हुआ है जो हम लोग करते हैं कि मन में कोई विचार आया, उसको हमने एक रूप दिया, फिर उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही ये स्टोरी है मनसपुत्र की, विश्व वास्तु पुरुष की। तो भगवान ब्रह्मा ने इसको नाम दिया वास्तु पुरुष, और इसको वरदान दिया। क्या? ध्यान से अभी ये वाली लाइन भी ध्यान से समझना कि जो जो भवन निर्माण करते वक्त जो बावड़ी, कुआ, तालाब और भी बहुत वैसे चीजें जो बनाएंगे, जो किसी चीज का पर्पस होगा, जिस भवन का कोई पर्पस होगा, उसके निर्माण में अगर वास्तु पुरुष का ध्यान किया गया, तो वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे हुए जितने भी देवता हैं वो उस भवन में, उस जगह पे रहने वाले, उस जगह को इस्तेमाल करने वाले लोगों को पॉजिटिव चीजों से भर देंगे। अगर नहीं किया गया तो जो असुर है ये अपनी नेगेटिविटी बढ़ाएंगे। तो दोनों चीजों को समझना, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, यही गेम है सारा वास्तु का। आगे आगे मैं आपको और डीप में लेके जाऊंगा इन बातों की कि हम कैसे देखते हैं। अब जो ब्रह्मा थे उन्होंने वास्तु पुरुष को अपना मनस पुत्र बोला और उसको नाम दिया वास्तु पुरुष, और उसको बोला कि तू जहां पे लेट जाएगा वो ऐसे नहीं है कि फिक्स हो जाएगी चीजें, वो मेरे मन की तरह फैलती जाएंगी। समझे? कि मेरे मन की तरह फैलती जाएंगी, मन का कोई वो नहीं है भाई सीमित दायरा। ऐसी जब वास्तु पुरुष हम देखते हैं कि एक भवन है, और जब उस भवन में है तो उसके बगल वाले भवन में भी मिलेगा, हर जगह मिलता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मनस पुत्र है और इस मन की लिमिट नहीं है, सेम सिचुएशन वो है। वही वास्तु पुरुष आपके घर में है, वही वास्तु पुरुष मेरे घर में है। बस ये ही एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे क्या? मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट। मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ऐसे ही जब आप देखोगे ना तो मैग्नेट को हम ब्रेक कर देते हैं, तो नॉर्थ साउथ, फिर दोबारा से नॉर्थ साउथ, दो पोल फिर बन जाते हैं, दो दो मैग्नेट के दोनों पोल, दो नॉर्थ और दो साउथ। ये ऐसे ही वास्तु पुरुष के साथ है, क्योंकि ये मनसपुत्र है तो ये सब के उससे कनेक्ट हो जाता है मन से। आपने वो सुना होगा ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो सभी के अंदर ब्रह्मा है, तो उसकी वजह से ये बोला जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो सबका मन क्रिएट कर सकता है, इस बात को समझ लो कि आपका जो मन है वो क्रिएट कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जो लॉर्ड है वो कुछ भी मन में सोचते हैं, क्रिएशन कर देते हैं। ऐसे ही ना आप लोग भी हो, आप मन में कुछ सोचोगे, देखो ये मैंने ऐसे दिखा रखा है और ये मैंने आपको दिखा रखा है कि ऐसे घर बन सकता है, सोचा, कागज पे लिया और एलिवेट कर दिया, ये चीज है। क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा वो है कि मन में जो सोचा वो क्रिएशन होना, यही वास्तु है एक्चुअल में। वास्तु यही है। और वास्तु के बस बस कुछ नियम है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे पहला नियम क्या है? भाई हम वास्तु कह लें, नेचर कह लें, कुछ भी कह लो आप इसको, ये जो है फर्स्ट नियम है इसका, बैलेंस। बैलेंस जो भगवान और मतलब जो देवता और असुर में जो युद्ध हो रहा था, उसकी वजह से जो बूंदे, मतलब वो भगवान शिव और अंधकासुर में युद्ध हो रहा था, जो बूंदे गिर रही थी, मैंने बताया ना कि ब्रह्मा ने वो देखा कि भाई ये पॉजिटिव ऊर्जा है और वो नेगेटिव ऊर्जा, इनका मिलन हो रहा है।
है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे मेल फीमेल चाहिए क्रिएशन के लिए, नहीं। लेकिन ब्रह्मा के मन में विचार चल रहे थे कि ये जो है वास्तु, मतलब ये जो पसीने की बूंदें हैं पॉजिटिवनेस से भरी है, वो नेगेटिवनेस से भरी है। ये लॉ है एक, कि एक चीज को क्रिएट होने के लिए है ना, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो वो क्रिएट हो जाती है। अब सबसे पहला नेचर, सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो लॉ है ना नेचर का, वो है बैलेंस। किसी भी चीज को देखोगे ना, बैलेंस। अब देखो बैलेंस को समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि आप कहीं किसी एरिया में रहते हैं, और उस एरिया में 20 घर है, मैं मानता हूँ 20 घर है। अब जैसे ही आप देखोगे ना, कोई भी अपने घर पे मतलब कंस्ट्रक्शन करता है, मान लो सारे 20 घर, एक फर्स्ट फ्लोर है उनका, बस सेकंड फ्लोर नहीं है, तो कोई सेकंड फ्लोर बनाता है ना, और ये बता दूंगा कि वो सेकंड फ्लोर कंप्लीट नहीं होता उससे पहले ना किसी और के घर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर, कि जब वो कहीं पे उसने बढ़ा दिया, समझ रहे हो, एक जगह पे एक एक मतलब 20 घर थे, सब इक्वली थे, लेकिन किसी ने बढ़ा दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप देखोगे ना दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ये प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली आप अपने साथ देख सकते हो। आप देखोगे कि जहां पे भी मतलब पोश एरिया है, पोश एरिया जहाँ पे भी होगा, उसके आसपास स्लम एरिया जरूर मिलेगा। इसको बैलेंस ऑफ, लॉ ऑफ नेचर में बैलेंस की उसमें बोलते हैं। लॉ ऑफ नेचर का फर्स्ट लॉ है बैलेंस, और ये हर हर चीज में मिल जाएगा। जहां पॉजिटिव होगा वहां नेगेटिव उसको बैलेंस कर रहा होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कितने कितनी अमाउंट को, पॉजिटिव अमाउंट को कितने अमाउंट नेगेटिव में बैलेंस कर रही है, वो ढूंढना पड़ेगा हमें। और ये बैलेंस ना बना रहता है। आप कभी भी देख लेना, जो व्यक्ति अगर आपके आसपास है उसमें और आप में ना कुछ बैलेंस है इन द सेंस मनी, पैसे को लेकर, कि मान लो आप करोड़पति हो और वो लखपति है, तो एक बैलेंस समझ में आ गया कि मतलब आप करोड़पति हो और वो लखपति आपको बैलेंस कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा हो, ऐसे बहुत बंदे होंगे। मैंने क्या देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि एक जो भवन होता है, एक जो घर होता है हमारी सोसाइटी में, वो अकेला ही घर तीन तीन चार चार घर को बैलेंस कर रहा होता है। बात को समझना, बैलेंस कैसे हो रहा है। एक घर चार घर को बैलेंस कर रहा होता है। जब वो एक घर में कुछ हुआ तो उन चारों में भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस मिल जाता है। और ये क्या है कि आप देखो जितनी पावर, मतलब मैं पावर का सेंस क्या है कि सोसाइटी में उसकी इमेज, उसके पास पैसा, उसका रसूख, इन चीजों को मैं बोलता हूँ। जो उसकी पावर है एक घर की, वो उतनी ही पावर उन चारों घरों की मिला के होगी, यानी उनका पैसा मिला के अकेले उसके पास होगा। और ये है ना, जब जैसे जैसे उन चारों का बढ़ेगा, तो इस अकेले वाले का बढ़ जाएगा, और इस अकेले वाले का बढ़ेगा, तो वो प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए उन चारों को भी देगी। अब ये एक दिन की घटना नहीं होती है, ठीक है, ये घटना को घटने में साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ये आप अपने आंखों से देखोगे, और मैं समझता हूँ कि आप विद इन मंथ में देख लोगे, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया। अब उस चीज को सामने आना ही पड़ेगा। जब हमने किसी चीज को बोल दिया कि ऐसे होता है, तो वो आपको प्रत्यक्ष आके दिखाएगा कि ऐसे होता है। तभी तभी ये आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसे हुआ। अब लॉ ऑफ नेचर का हमें पता चला बैलेंस। अब इस बैलेंस को समझने के लिए चलते हैं आगे। कोई भी भवन है, कोई भी जो है, वो 4 दिशाओं में बटा होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखो मैंने यहाँ पे जो चीजें लिख दी ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको भी हमेशा ऐसे ही लिखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रकृति आगे बढ़ी, तो हर दिशा अपने अपने गुण धर्म क्रिएट करती गई। ईस्ट के अपने गुण धर्म धर्म है, वेस्ट के अपने, नॉर्थ के अपने, साउथ के अपने। अब ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि ये दिशाओं के गुण धर्म क्या है। ईस्ट जो है ना, सबसे बड़ी चीज क्या है, सूर्य है। अब इसके कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होगा। ईस्ट से हमें देखते हैं ना सूर्य निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ईस्ट सबसे पहले हमें क्या देता है, एक शुरुआत, स्टार्टिंग, मतलब किसी भी चीज को देखोगे शुरुआत सुबह, तो एक स्टार्टिंग जो होगी ना वो ईस्ट से होगी। हमेशा देख लेना। और वैसे तो सूर्य निकलता तो देखो नॉर्थ ईस्ट से है, मैं आपको बताऊं सीरियसली, लेकिन हम लेते हैं ना, वो ईस्ट से लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जितना भी शास्त्र है, वो चंद्रमा और सूर्य है, इन दो पर ही आधारित है। आप सोचोगे कि भाई नक्षत्र भी तो है। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र है तारों का समूह, और सूर्य क्या है, तारा। सन भी एक स्टार है, और
जो नक्षत्र है वो कलेक्शन ऑफ स्टार्स। तो सारा जो हमारा शास्त्र रखा गया है, लिखा गया, वो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ही लिखा गया है। तो इतनी गहरी चीजें हमने हमारे जो लिखे गए उसके अकॉर्डिंग हम सूर्य के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो सूर्य है पूर्व, पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा, इसके गुण धर्म क्या होंगे। ईस्ट जो है ना हमें क्या देता है, कनेक्टिविटी, किसी भी चीज से जुड़ने का जो भी रीजन है वो कनेक्टिविटी हमें देता है सूर्य। अब इसके साथ मतलब ईस्ट डायरेक्शन जो है वो, उसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, इको, घमंड। ठीक है, ये इसका एक बेस और एक मतलब पॉजिटिव और एक नेगेटिव बेसिक पॉइंट बिल्कुल, कि ये हमें कनेक्ट भी करता है और हमें ईगो भी देता है। साउथ क्या है, हमें नेम और फेम भी देता है, और ये हमें बदनामी भी देता है। देखा कि ये नेम फेम भी देगा और बदनामी भी देगा। वेस्ट क्या है, एक तरीके से हमें किसी का सहयोग मिलना, कोऑपरेशन मिलना किसी का। और फिर ये क्या देता है, अलगाव भी देता है, दूर भी करता है चीजों को। नॉर्थ क्या करता है, नॉर्थ हमें अपॉर्चुनिटी देता है, फिर ब्लॉकेज भी यही देता है। तो सारी चीजें इसी तरीके से चलती हैं वास्तव में, कि पूर्व दिशा जो कनेक्शंस की है वो कनेक्शन तो देती है, लेकिन ईगो, अब इंसान के अंदर ईगो होगा, वो किसी से जुड़ेगा क्या, आप बताओ। इसलिए कनेक्शन का जो अपोजिट होगा वो ईगो है, कि जिसके अंदर ईगो आ गया वो किसी से जुड़ता नहीं है, वो अपने ईगो में ही रहता है। तो कनेक्शंस का जो उसका गुण धर्म था अब वो बन गया ईगो। अब ये चार दिशाएं देखो, बेसिक क्या है कि नेचर कैसे काम करता है उस चीज को समझने के लिए हमने चार दिशाएं मान के चले हैं, कि एक सेंटर है, सेंटर से इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब हम क्या करेंगे, इसको भी और रिफाइन करेंगे, चीजों को रिफाइन। ये मैं नहीं कर रहा हूँ या आप नहीं कर रहे हो, ये नेचर ने कर रखा है ऑलरेडी, नेचर की है। अब नेचर क्या करता है कि इस चार को आठ में बांटता है, चार दिशाओं को आठ दिशाओं में। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब इन आठ दिशाओं को, और ये सेंटर हो गया, ऐसे ये चीजें मिलके और रिफाइन होती हैं। और रिफाइन होने के बाद ये होती है 16। आप सोचोगे 16 क्यों हुई, क्योंकि देखो मून जो है ना, चंद्रमा जो है, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। और मैंने आपको बताया ना कि सन और मून हमारा जो है बेस है, इन सभी शास्त्रों का, सभी ज्ञान का जो बेस है वो सूर्य और चंद्रमा है। अब चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इनको 16 जोन्स में डिवाइड किया, क्योंकि जो हम है, हमारा जो मन है वो चंद्रमा से ही गवर्न होता है। अब जो गवर्न वर्ड है वो ऐसे है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अकॉर्डिंग टू चंद्रमा के कलाओं के करते हैं, कि आज प्रथमा तिथि है, प्रथमा तिथि है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मनोभाव क्या होंगे, मन के अंदर मनोभाव क्या होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। अब 16 उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने इनको कुछ नाम दे दिया, कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, और साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। और ये इस तरीके से दिशाओं के ही जोन्स बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 16 दिशाएं हैं, नहीं, ये 16 जोन्स में डिवाइड हो गए। अब इन 16 जोन्स के कुछ गुण धर्म है, क्योंकि मैंने बताया भाई हमारे जो मन है, यानी चंद्रमा के अकॉर्डिंग जो 16 कलाएं हैं, मन के भी 16, 16 लेवल्स हैं, 16 लेवल है हमारे मन के। उसके अकॉर्डिंग मन में जो भी होता है ना, कभी मन करता है कि यार मैं, मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। कभी उसको क्या चाहिए, मुझे यार मुझे एंजॉयमेंट चाहिए। फिर मन में आता है यार मैं किसी से मिल के आऊं। फिर वो मन बहुत ज्यादा सोचता है यार, बहुत ज्यादा कुछ भी बात है सोचने बहुत ज्यादा लगता है। अब मन कहता है कि मुझे पैसा भी चाहिए, फिर मन कहता है मुझे पावर चाहिए, मन कहता है मुझे फेम चाहिए। फिर वो कहता है कि इतनी सारी चीजें जुड़ गई, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा मुझे। वो छोड़ता है, फिर कहता है कि यार कुछ ऐसा मेरे हाथ में स्किल होना चाहिए जिससे मैं थोड़ा वो हो जाऊं फेमस। अब वो फिर धीरे धीरे अपने आप को और वो स्किल सीखने के लिए सेविंग्स पे जोर देता है। फिर उसको जो प्रॉफिट होना शुरू होता है, फिर आगे उसको प्रॉफिट हुआ जब वो देखता है कि भाई मैं इतनी स्ट्रेस में आ गया हूँ, मैं डिटॉक्सिफाई कैसे होऊंगा। अब डिटॉक्सिफाई के बाद उसको सपोर्ट चाहिए लोगों का, ताकि वो और आगे बढ़े। उसके बाद वो अपने अंदर एक अट्रैक्शन पैदा करते हैं,
फिर अट्रैक्शन जो हुई उसी से उसको फिर अपॉर्चुनिटी आती है। यही 16 लेवल्स हैं हमारे मन के। इसी को हमने 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, और हर एक के ना गुण धर्म है, और ये फिक्स है। इसको हम हिला नहीं सकते कि भाई नॉर्थ की अगर अपॉर्चुनिटी देता है तो वो अपॉर्चुनिटी ही देगा, कस्टमर भी देगा, क्लाइंट्स भी देगा। जो भी किसी के पास अवसर मिलता है, किसी को अवसर मिला जीवन में, चाहे वो क्लाइंट्स के रूप में हो, चाहे वो नौकरी के उसमें हो, भाई जिससे आपको कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, वो नॉर्थ देगा। अब जो नॉर्थ देगा उसके बाद जो आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे लिए हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन होता है। हेल्थ एंड इम्यूनिटी यानी कि जो आपकी हेल्थ है, इम्यूनिटी है, वो इस जोन से जुड़ी हुई है। जब भी आपके जीवन में भाई आप कहो कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो आपने नॉर्थ जोन को चेक करना है कि वहां का बैलेंस कैसे है, मतलब बैलेंस जो है वो कैसे हिल गया। आगे मैं बताऊंगा आपको 5 एलिमेंट्स में कि एक्चुअली में कैसे जो भी बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। अभी सिर्फ ये जानते 16 जोन्स के गुण धर्म क्या है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है हेल्थ एंड इम्यूनिटी का, कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है कि मैं थका थका महसूस करता हूँ या मेरे को कमजोरी महसूस हो रही है, तो हम इस जोन को चेक करते हैं कि इस जोन में क्या है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कोई व्यक्ति बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में क्या करूं, यानी क्लैरिटी नहीं है उसको, वो दूर जो भी कुछ कर रहा है ना उसमें दूर का नहीं सोच पा रहा कि जीवन में क्या करना है, वो इस हद तक सोच नहीं पा रहा, तो नॉर्थ ईस्ट में अनबैलेंस हो गया है कुछ। उसके बाद आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये हमें एक तरीके से जॉय और रिफ्रेशमेंट देता है कि हमें थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए जो हमारा जो विचार होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हद हद तक मतलब उस हद तक पागल होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो ये करना है, पैसा खर्च करके करूँ चाहे कुछ भी करूँ, कोई भी काम उसको जिसमें मजा आता हो, जो मजे के लिए वो करता है जिस काम को, और वो फिर उसके लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। आप कहोगे कि भाई ये मजे का ही जो होना तो मजा बढ़ रहा है तो, लेकिन हर चीज का मैंने क्या बोला, बैलेंस होता है। देखो फिर दोबारा इस चीज को याद रखना, पूरे वास्तु में बैलेंस ही चलेगा। अब मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊंगा कि दो तरह का वास्तु होता है, एक राजा के लिए और एक कॉमन जो आम नागरिक है। जो ये बैलेंस वाला वास्तु ना ये हमेशा राजा को मिला, और जो आम जनता थी उसको वो दिया गया जिससे वो आम ही रहे, कभी पावर में ना पाए। और ये तो मतलब कुछ ऐसा हो गया कि राजा भोज की वजह से कुछ बाहर निकला है, और उसके बाद क्या हुआ कि आप देखोगे ना तो सारा सब कुछ मामला ही बदल गया। पहले कुछ ये इधर से मंगोल से आए, फिर ये अरब से आए, मुगल आए, फिर आए फ्रांस वगैरह से, फिर इंग्लैंड से, और एक तरीके से सारी जो चीजें हैं ना वो हमको मिलनी शुरू हो गई, जो सिर्फ राजा के पास थी। राजा के पास कहाँ से आती थी, जो उस वक्त के ऋषि मुनि होते थे। जो उस वक्त के ऋषि मुनि वो क्या करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, उनको कुछ प्राप्ति होती थी, कुछ भी चीज भाई ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो ज्ञान को ले जाकर किसको देते थे, राजा को। क्यों? क्योंकि उस वक्त राजा ही भगवान का रूप था, कि राजा को दो, राजा प्रजा को देगा, भगवान को ही दे दो, एक तरीके से ये मेंटेलिटी थी। इसीलिए राजा का पूरा वंश इसी उसमें चलता था, क्योंकि ये सारा ज्ञान उन्हीं को मिलता था। और इसके बदले में जो ऋषि मुनि थे उनको सिक्योरिटी देना, उनको परिवार को भोजन देना, गाय वगैरह, उस वक्त गाय गोधन बहुत बड़ी चीज थी, तो ऐसे उनको चीजें मिलती थी, इसके बदले वो सारा ज्ञान राजा को देते थे। आप देखो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करना, मेरे को समझ में आई इसलिए मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि है क्या। ऋषि मुनियों ने ज्ञान किसको दिया, राजा को, राजा लेकर बैठ गया, थोड़े दिन चला, फिर दूसरा राजा उस पर हमला कर देता था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सब कुछ। फिर धीरे धीरे ये, लेकिन अगर इसी चीज को हम देखें, ऋषि मुनियों ने क्या किया, मेडिटेशन। अब हम एक नाम सुनते हैं, भाई बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस एडिसन ने। अब थॉमस एडिसन ने वो बल्ब क्या सिर्फ अपने राजा को दिया, आज पूरी दुनिया लेके घूम रही है, आईफोन पूरी दुनिया लेके घूम रही है, इंटरनेट। अगर ये लोग भी ऐसे ही करते, अपने पास रख लेते, एयर कंडीशनर अपने पास रख लेते, तो क्या आम नागरिक तक वो चीज पहुंचती?
अगर उस वक्त किसी ऋषि मुनि ने एसी का आविष्कार कर दिया होता और वो राजा आपको देता नहीं एसी, ठीक है, आप सारा दिन गर्मी में परेशान रहो, राजा आपको एसी नहीं देता। क्योंकि राजा के अंदर क्या है ना कि ईगो भी होती है, ठीक है, इष्ट जो है ना पद भी देता है बहुत बड़ा, तो वो ईगो भी देता है साथ साथ। मैंने बताया ना हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस ऐसे ही होता है चीजों का, ठीक है। तो छुपा के छुप छुप जाएगा तो वो अलग चीज है, दिखता नहीं है तो वो दिखाया नहीं उसने कभी। लेकिन राजा में ईगो होता है, वो कभी देगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे जो उसके पास धन दौलत थी लेकिन फिर भी किसानों को, मतलब लोग भूखे मर रहे हैं, कर दे रहे हैं, लोन, मतलब जो भी था, क्या बोलते हैं, टैक्स टैक्स देते हैं, मर रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता राज्यों को। राज्यों को बस ये देखना है कि भाई मेरे आने वाली पीढ़ी में मेरा बेटा पैदा हुए। बेटा पैदा नहीं होगा तो ऋषि मुनि के पास पहुंच जाएगा कि मुझे पुत्र दो, समझ रहे हो, ताकि उसका ये परंपरा चलती रहे। ये हमारी स्टोरी है, लेकिन हम सीख है क्या, कि ऋषि मुनियों ने छुपाया दिया नहीं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने हर चीज दी, रेलगाड़ी, हमारे इधर वो रथ था, रथ वो सिर्फ राजा ही चला सकता था, आम आदमी तो सिर्फ रथ बनाने के लिए था। जितने भी सारी चीजें देखो, राजा को समझना, राजा ऊपर बैठता था, आमना जो प्रजा थी वो खड़ी रहती थी, और जो उसके जो मंत्री थे वो उसके नीचे बैठते थे। तो ये मेंटेलिटी है, जब हम अपने पास कुछ चीज रख लेंगे, मान लो मेरे पास कोई ज्ञान है और मैं उसको रख के बैठ गया, आपको दूं ना, किसी को दूं ना, क्या बनेगा उस ज्ञान का, कुछ भी नहीं, वो ज्ञान मेरे लिए दुर्भाग्य क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो। जो ज्ञान आपके पास है, अगर वो किसी चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा, किसी चीज को बदल नहीं पा रहा, नेचर की हेल्प नहीं कर पा रहा, बैलेंस नहीं कर पा रहा चीजों को, कोई परेशान है और उसकी परेशानी दूर नहीं कर पा रहा, तो वो ज्ञान फिर आपके दुर्भाग्य क्रिएट करना शुरू कर देता है। बहुत बड़ी बात है ये बात, तो समझना। तो ज्ञान का उपयोग करना है कुछ बनाने के लिए नया, और उसको फिर बांटने के लिए, समझ रहे हो। पहले मैंने भी अब तक ये कोर्स करवाया नहीं है किसी को, लेकिन जब मुझे चीजें, अब तो ये बहुत टाइम से मैं सोच रहा था करवाऊंगा, मैं हर बार मतलब एक बहाना बना के अपने आप से कि उस वक्त करवाऊंगा, मैं इस कोर्स को करवाता नहीं था। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा ना, आपको दिख जाएगा कि डिफरेंस क्या है मेरे ज्ञान में और जो लोगों के पास जो ज्ञान दिख रहा है आपको यूट्यूब पे, उसमें डिफरेंस क्या है। मैं आपको यूट्यूब पे या किसी पॉडकास्ट में नहीं दिखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास काम है, ठीक है, उनके पास काम नहीं है एक्चुअल में। मैं जब स्टार्टिंग मैंने की थी तो सीख कर आए, धीरे धीरे मैंने फ्री में काम किया लोगों का। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव उसमें गई, पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो मैं अब तो भाई पैसा लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद तो आदमी बूस्ट हो जाता है कि हाँ अब तो मैं पैसा लूंगा। तो मैंने, अब क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे, मतलब पहले तो फ्री में ही कर रहा था लोगों का, जा जाके घर पे खुद से ही मेजर करना, उनका पूरा घर, नक्श मैप बनाना और फिर डायरेक्शन वगैरह सब कुछ करना, क्योंकि मेरे पास ड्राफ्टमैन भी नहीं था, आर्किटेक्ट भी नहीं था उस वक्त, मैं सीख के आया था। एक दो और थे मेरे साथ, तो मैंने उन दो को और लिया, और हम दोनों तीनों मतलब तीन जने जाते और पूरा अपने उससे हाथ से काम करते थे। वो कभी कभी दोनों आते नहीं थे तो मैं अकेला भी चला जाता था। अब मेरा जो ज्ञान था ना वो बढ़ता गया, चीजों को देखता गया कि ये काम कैसे करती है, जो सिखाया गया ना वो ज्यादा मैच नहीं हो रहा था, यूजफुल नहीं हो रहा था। कोई कोई रेमेडी भी अगर मैं करूँ ना तो वो काम नहीं करती थी रेमेडी। तो मैं समझा कि ये काम क्यों नहीं कर रही है, उस चीज को ढूंढने में बहुत टाइम लगा। फिर अगर यहाँ से जहाँ से सीख के आए वहां पे बात नहीं बनी, कोई ऐसा ढूंढा जहाँ से हमें एक्चुअल में ज्ञान मिल सके। और सबसे पहले हमने क्या सीखा कि यार ये मैप को समझना जरूरी है। हम मैप बना के खुश हो रहे हैं कि मैप मिल गया अब चलो आगे बढ़ो, लेकिन मैप के सामने पढ़ते ही इसमें बताना क्या है, क्या देखें, कैसे देखें, इतना बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है माइंड में कि अब करें क्या। जल्दी से आप देखो आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, मैप दे दो, ये कर लो वो कर लो, आप कर लो, आप आपको जो करना है ना आप उसके हिसाब से कर लो, मैप के हिसाब से, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, बोल देंगे वो आप लोगों को, और आप भी सोचोगे कि हाँ इसने बोल दिया मैं कर दूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। अब लेकिन क्या है कि मैंने मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ है ना थोड़े दिन फेसबुक पे सिर्फ है ना अपनी पोस्ट लिखनी स्टार्ट की थी। पोस्ट लिखनी स्टार्ट की थी, और मैंने सिर्फ 3 दिन लिखी होगी कि मेरे पास एक कॉल आया और सामने से बंदा बोला कि मैं सीबीआई में इंस्पेक्टर हूँ, मुझे आपसे वास्तु कराना है।
अब पहले तो जैसे उन्होंने बोला ना मैं सीबीआई से हूँ, तो उस मोमेंट पे ही मेरा दिमाग ही हिल गया, मैं यार सीबीआई से कॉल क्यों आ गया। लेकिन जब उसने बोला कि मुझे वास्तु कराना है, तो मैं, हाँ मैं आपको नंबर बोला फेसबुक से मिला। मैं अच्छा। फिर मैं, क्या था कि उस वो बंदा यहाँ पे हमारे जो इधर है, नजफगढ़ से गुड़गांव जाते हैं ना, तो वहां पर फार्म हाउस, मतलब फार्म है, खेत है, वहां पर घर बनाए थे बिल्डर्स ने। तो 3 घर थे, और उसके लिए मुझे बुलाया उसने कि वो सिलेक्ट करना चाहता है कौन सा घर ले। और ये बात है 2020 की। तो जब मैं गया, क्योंकि कोरोना था तो मैं अकेला ही गया था, किसी कोई साथ में था नहीं, तो मैं अकेला ही चला गया। मैंने उन दोनों को छोड़ो कि मैं पैसे भी मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं गया वहां पर, और मैंने तीनों घर देखे। तीनों घर कैसे थे, लंबे में थे, यानी ईस्ट से वेस्ट तक उनकी लेंथ थी। लंबे ज्यादा थे, चौड़ाई कम थी। तो और जिसने बना रखे थे ना, दिमाग लगा रखा था, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। मतलब 90 की उसकी लेंथ है, तो 30 में बना के पीछे 60 छोड़ दिया, बीच में 30 बना दिया, आगे 30 छोड़ दिया, पीछे 30 छोड़ दिया, पीछे वाला 30 बना दिया, आगे 60 छोड़ दिया। तो उसने 3 तरह के बना रखे थे कि भाई जो जैसे जैसे, और ऐसे बहुत सारे थे। तो मेरे को उसने 3 ही दिखाए थे कि ये इनमें से कौन सा चूज करूं। तो भाई वास्तु सीखा ही था, देख ही रहे थे, बैलेंस दिख रहा था, पीछे खाली आगे खाली। तो मैंने कहा ये ले लो। अब फीस भी मैंने, उसने उसने मेरे को, मैंने मोर देन 75 के करीब उससे फीस ली थी। क्योंकि सीबीआई वाला था, कम बोलता, वो मेरे को फिर भाव नहीं देता। मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया, क्योंकि जब सीख के आए थे उन्होंने कहा था ₹1,00,000 फीस लेना। लाख लेने की हिम्मत नहीं हुई, 75 निकल गया मुंह से, चलो देखी जाएगी। अब जैसे ही उसने वो मकान ले लिया, धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ वो शिफ्ट हो गया। और 2 बेटे हैं उसके, और दोनों अब क्या है, फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं। आप देखो कि जब उसका फर्स्ट बच्चा गया ना, तो वो उसका मेरे पास कॉल आया कि आपने इतना अच्छा कर दवा दिया कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर के लिए गया लंदन। तो मैं भी हैरान हो गया। तो मैं तुरंत गया उसके घर। पहले तो मैं बनाया नहीं था, मैंने तो सिर्फ बैलेंस देख के और मोटा मोटा उसको बता दिया था कि वैसे ऐसे कर लेना। तो मैप नहीं बनाया था, जो मैप बिल्डर ने दिया था ना वही चल रहा था। फिर मैंने पूरा प्रॉपर अपने हाथ से नापा उसको कि ऐसा में इसमें क्या था भाई घर में, कि ये बेटा चला गया। तो फिर देखा कि अच्छा ये चीजें हैं, नोट की सारी चीजें। तो थोड़े टाइम के बाद, 1.5 साल के बाद, कह रहा है कि मेरा दूसरा बेटा भी लंदन जा रहा है डॉक्टर बनने के लिए। तो मेरे को श्योर हो गया कि ये जो है ना, ये चीज घर के अंदर होगी ना, तो ये रिजल्ट मिलेगा। अब ये चीजें इतनी उससे परफेक्टली मिलनी स्टार्ट हो गई कि नेचर आपको देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप भी तो, आपकी भी तो इच्छा होती है ना कुछ करने की, तो आपको नेचर देने लग जाता है। तो मेरे को जब नेचर ने दिया ना, तो मेरे को बड़ा आनंद आया, और मैं लेता गया, और मैं अब तक ले रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अब ले नहीं पा रहा हूँ। तो लेकिन अब मेरे मन में क्या आ गया कि शेयर करने के लिए, कि अब तो शेयर कर दूं यार, इतने सारे भी हो। मतलब पहले तो किसी गलत से सीख के, और ऊपर से कमाल क्या हो गया है कि गलत से सीख के सिखाना भी शुरू कर दिया गलत। और मैं क्या, मतलब मेरा क्या है, मैं लगभग है ना 1000 ग्रुप में हूँ, क्योंकि मैं 2020 से ग्रुपों में ही रहता हूँ। मेरी आदत है कनेक्ट रहने के लोगों से। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जवाब दे पाऊँ, पर मैं ग्रुप में हूँ, लोग वैसे ऐड कर लेते हैं, कुछ मैं ऐड हो जाता हूँ। तो अब मेरे को लग रहा है कि ऐसे लोग जो गलत सीख के लोगों को गलत बता रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आता ना, तो उनके पास केस होते, वो सिखा नहीं रहे होते। आप ही सोचो, जिस चीज से आदमी को पैसा मिलेगा, वो आपको क्यों बताएगा उस सिगरेट को। लेकिन क्या है ना कि मैं हूँ 3 नंबर, तो मेरे अंदर है ज्ञान की ललक, मुझे ज्ञान चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं से ये भी है कि भाई देना शुरू करो। बहुत बहाने बना लिए मैंने, बहुत बहाने बना लिए। 3 साल से मैं यही कह रहा हूँ कि करूंगा स्टार्ट। तो अभी मैंने बिल्कुल फ्री नहीं किया, कुछ फीस रखी कि भाई आप लोग आओ जुड़ो, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिला इस क्लास में बैठने के लिए, कि भाई आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है, टाइम खराब नहीं हो रहा मेरा। क्योंकि इस वक्त मैं कुछ और कर रहा होता अपना। अभी भागा भागा आया था मैं ऑफिस से, और सारी चीजें मैंने सेट बैठ की है, उसके बाद ये क्लास ले रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसको देखो, आज क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ और, ज्यादा लोग जुड़े भी नहीं है, सबका मैसेज आ गया कि हमारी और क्लासेस चल रही है, और क्लासेस भी चल रही है लोगों की। वैसे 7 लोगों की पेमेंट आई है मेरे पास अभी तक, मैं आपको बता दूं। और आप एक जुड़े हो, और एक मेरे ख्याल से नॉन पेमेंट वाले हैं। तो पर ये है कि मैं दूंगा,
आप लोगों को ना अपनी तरफ से 100% दूंगा, और इतना दे दूंगा कि आप, अगर आपने सीखा है तो आपको दिख जाएगा कि ये अलग है और इससे रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, पर एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जब आप सीख रहे हो ना, अपने घर को मत छेड़ना। ठीक है, जब तक पूरा ना सीख लो जब तक मत छेड़ना, बीच में ही स्टार्ट हो जाओ कि सर ने ये बताया छेड़ दो, नहीं। ठीक है, ये मत करना अभी। आप लोग जो भी मतलब जुड़े हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी तरफ से तो आप लोगों को मैं 100% दूंगा। आज थोड़ा मैं थोड़ा बिजी था तो जल्दबाजी में इतना वो पीपीटी पे लिख नहीं पाया। ओके ओके, तो मैं लिख नहीं पाया तो मैं आपको जो नोट्स दूंगा ना उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। अगर आप कहोगे इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएंगे, और हिंदी में कहोगे तो हिंदी में मिल जाएंगे। ठीक है सर, अनम्यूट करोगे आपको? हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सर, थैंक यू हाँ सर। जी सर। ठीक है सर, अगर कोई मतलब हाँ, आप है ना, बेफिक्र होकर सीखना, आपको ज्ञान मिलेगा। जी सर। बेफिक्र होकर हेलो सीखना। सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ सर। ठीक है जी ठीक जी है। जी जी, बिल्कुल सर, जी जी। ठीक है सर, कल नमस्कार से सर। कल से रेगुलर चलाएंगे क्लासेस को, ठीक है सर। अभी लोग है ना जुड़ भी नहीं पाए हैं जी कुछ। सर, जी सर, जी सर, हाँ हाँ हाँ। थैंक। ठीक है ठीक है, अब इसको खत्म हाँ करते हैं। ठीक है। हाँ सर, शायद लोगों ने मैसेज ही नहीं देखा था। मेरा भी अचानक से ध्यान गया मैसेज पे, इसके लिए मैंने लिखा शायद मैं भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग, फिर मैं थोड़ा डिले हो गया मेरे काम में, तो फिर मैं इसके लिए ज्वाइन हो गया सर। ठीक है अच्छी सर, बात है। धन्यवाद सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम सर। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, पुलकेश जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? एक बार वो दिशा का डिग्री बता दीजिए प्लीज। अच्छा, वो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर देता हूँ सर। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देता थैंक यू मैच। हूँ। ओके। ओके सर, खत्म करते, कल से रेगुलर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर।